हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश विदेश में कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। खासतौर पर यूक्रेन जंग के साथ साथ दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत चीजें समझना इसलिए भी जरूरी है कि उसका सीधा सीधा असर हम पर भी होता है। अब दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्लोबल विलेज का एक कॉन्सेप्ट है जो जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में कहीं अगर एक जगह भी किसी एक मुल्क में भी कोई जंग हो या हालात खराब हो तो उसका असर दुनिया भर पर होता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूरोप के दौरे पर हैं। वो पहले जर्मनी गए, डेनमार्क और फिर उन्हें पेरिस जाना है। इस सब पर क्या कुछ है, इस विजिट का मकसद, इसमें भारत के लिए क्या कुछ अहम है, भारत की भूमिका, भारत का रोल क्या कुछ है। क्योंकि इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा जा रहा है कि रूस को समझाओ किसी तरह से जंग रुक जानी चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपके वक्त क्या। थैंक यू। आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का जो ये विजिट है, क्योंकि कोरोना के दौरान दो ढाई बहुत साल के विजिट, बाद हाँ, बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद एक विजिट ये हो रही है। इस विजिट के क्या मानी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और भारत के लिए क्या कुछ है, इसमें कितना इंपॉर्टेंट है ये। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर आजम का ये पहला दौरा है 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि उस दौरान सारी दुनिया जो है कोरोना वायरस के इसमें मर्ज में मुब्तला थी, जिस वजह से सारे जो है विजिट्स कैंसिल हुए, बाहर के भी और यहाँ से भी जो जाने वाले थे डिग्रीज। हालांकि पिछले साल कुछ एक्टिविटीज शुरू भी हुई है, लेकिन इसके अलावा वजीर आजम का ये विजिट उस वक्त हो रहा है जब एंटायर यूरोप यूक्रेन वार में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। और वहां जाने और यूरोपियन कंट्रीज जो है खासकर उनको इंडिया ने इस वार के बारे में जो एक न्यूट्रलिटी रखी है और मेंटेन करके रखी है पिछले 2-2.5 महीनों से, एक ही बात वो कहता है, डायलॉग और एंड वार होना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज में किसी हद तक इसके साथ डिसएग्रीमेंट है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे इवन यूरोपियन के अलावा अमेरिकन ब्रिटिश भी ये कोशिश करते हैं। चूंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है इकोनॉमिकली भी और दूसरे लिहाज से भी, वो इनको कहते हैं आप एक डिसाइसिव डिसीजन लें। लेकिन विजिट से ये भी पता चला कि वजीर आजम ने वो न्यूट्रलिटी मेंटेन की। उन्होंने कहा कि वार सॉल्यूशन नहीं है, डायलॉग से ही प्रॉब्लम हल हो सकती है। हालांकि बार बार उन्हें वहां पर भी इसके लिए रिक्वेस्ट भी की, प्रेशराइज भी करना, लेकिन वो अपने स्टैंड से उनसे वो चेंज नहीं किया। ये एक बड़ी बात है। दूसरे अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, 3-4 में ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के साथ और एक बड़ी मंडी है। इसके अलावा मसलन फ्रांस के साथ उनके डिफेंस ताल्लुकात भी पिछले 4-5 साल के दौरान ज्यादा बढ़ गए। एक राफेल डील जिसमें तकरीबन $7 बिलियन से भी ज्यादा की डील हुई है। इसके अलावा फ्रांस ने उनको सबमरीन भी सप्लाई करने की ऑफर की है, जबकि जर्मनी जो है हेवी मशीनरी का ये सबसे बड़ा हब माना जा रहा है और इकोनॉमिकली ये कंट्री सबसे प्रॉस्परस है सारे यूरोप में।
इसलिए वहां से प्राइम मिनिस्टर की ये भी कोशिश है कि इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, और दूसरे जो है वहाँ के जो है इसके लिए उन्होंने मीटिंग भी की है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों कंट्रीज को, डेनमार्क में भी उन्होंने कहा कि हम अगर वहाँ की कंपनीज व डेनमार्क की कंपनीज ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करते हैं, वाटर, एग्रीकल्चर, एयर के साथ भी काम के, जबकि जर्मन के कंपनीज के साथ भी वो चाहते हैं वो आए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे और कोलैबोरेशन बढ़ जाए। सियासी तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या वाकई भारत की वो पोजीशन है रूस की नजर में भी कि अगर यूरोप या अमेरिका के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन से जंग रोकने के लिए बात करें, तो क्या वाकई ऐसा है कि पुतिन इन बात को मान जाएं या कोई ऐसी नरम कोई रुख दिखाएं? क्या कुछ लगता है? देखिए, अगर आप भी मॉनिटर कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, 2-3 बार वजीर आजम ने पुतिन के साथ बात भी की, यहाँ तक कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आया भी, विजिट भी किया। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि वार सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जब भी यूनाइटेड नेशन में वोट आया उन्होंने एब्सटेन किया इसमें। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, पुतिन ये वार उसी ने शुरू की, वही बंद कर सकता है। हाँ, उसके लिए उसको कितना भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हमने देखा है कि जो वार हम समझते थे एक हफ्ते में सिमट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आज 2.5 महीने से चल रहा है और तबाही भी बहुत हुई। रशियन साइड भी आप कहते हैं 10-15 हजार उनके भी फौजी मारे गए, आर्म्स एम्यूनिशन का भी उनको नुकसान हुआ, लेकिन रशिया के लिए अब ये प्रेस्टीज पॉइंट बन गया। उन्हें इसमें कुछ न कुछ उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ये कहा, पहले उन्होंने कहा कि नाटो वही ज्वाइन करेगा, नहीं, उस पर बात नहीं बने। उनको उससे कुछ ज्यादा चाहिए, जिससे उनको लगता है कि इन्होंने जो ये वार किया है इसका कोई उनको कंपनसेशन मिले। अगर उन्होंने ऐसे ही वार को अबंडन किया तो ये एक किस्म जो फेस सेविंग नहीं रहेगी रशिया की। और ये बड़ा, और पुतिन का जो बिहेवियर और टेम्परामेंट भी है वो नथिंग शॉर्ट ऑफ जो उसका जो एम्बिशन है, प्लान है या टारगेट है, कुछ ना कुछ इसमें उसको हासिल होना चाहिए। ये अब आया हो गया है वेस्टर्न कंट्रीज को भी कि वो किसी डायलॉग में तब तक हिस्सा लेंगे, लेकिन उसको वो सीरियसली नहीं लेंगे जब तक उसका जो टारगेट है वो अचीव नहीं करेगा। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज ने अभी भी, यूएस ने $33 बिलियन की जो है एड पैकेज यूक्रेन के लिए, उन्होंने फौजी साजो सामान वो बराबर मुहैया कर रहे हैं। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी भी पिछले हफ्ते यूक्रेन गए, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी गए, दूसरे बोरिस जॉनसन भी गया। लेकिन सारे जाने के बावजूद ये बात तय है, ये हम पहले से ही कह रहे थे, वार एंड करना इसकी चाबी सिर्फ पुतिन के पास, और वो कब खत्म करेगा वो कोई नहीं जानता। ये वेस्ट को भी ये पता है कि उसको कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी कंट्री उसको कहे, वो उसके सुनेगा तो जरूर, उनके फ्रेंड्स होते हैं, सुनने में ये है, लेकिन उनका जो अपना जो एजेंडा है वो तैयार किया है, वो उसके बगैर मानेगा नहीं। दूसरी बात आप देखिए, अभी पुतिन ने कई बार ये भी धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, मैं इस वार से हटूंगा नहीं जब तक कि मेरा ऑब्जेक्टिव। हालांकि उनकी एक और जो ऑब्जेक्शन, वो कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो आर्म्स एम्यूनिशन इसको सप्लाई करते हैं, इससे वार ड्रैग ऑन किया, बढ़ गया, खिंच गया। तो लेकिन अल्टीमेटली रशिया को डिसीजन लेना है, वो कब लेगा, उसमें क्या उसकी पोजीशन होगी उस वक्त, वो वही वक्त ही डिसाइड करे। अच्छा शेख साहब, आपने एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते में देखी होगी
जिसमें ये बताया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था सबसे पहले कि पुतिन को कैंसर की बीमारी है और हैंड ओवर करना चाहता है, वो ऑपरेशन होना है और वो अपने किसी सक्सेसर को बिठाएंगे टेम्परेरीली। क्या आपको ऐसे वक्त में, जब यूक्रेन वॉर में खुद अमेरिका और यूरोप फंसे हुए हैं, ऐसे वक्त में इस खबर पर आपको कुछ यकीन आया? एज ए जर्नलिस्ट इतने लंबे अरसे से आप देखते हैं कि ऐसे वक्त पर क्या क्या मीडिया में चलाया जाता है। देखिए हमने हमेशा ये देखा है, जो बड़े लीडर्स हैं अगर वो किसी डिजीज में भी मुब्तला होते हैं वो सीक्रेट रहता है, वो किसी को वो बताते हैं, उनके फिजिशियन, उनके डॉक्टर्स जो है वो एक्सक्लूसिव उनको बंद रखते हैं, उनको किसी से मिलने भी नहीं देते हैं, तो वो उनका इलाज करते हैं। और ये अब जो वार है, हो सकता है पुराने कोई टेस्ट उसको मिले होंगे कहीं से जिसके बारे में उन्होंने, लेकिन इस वक्त अगर ये समझा जाए कि पुतिन किसी दूसरे को देगा पावर और उसके बाद शायद इस वार में कोई तब्दीली आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट दिया है, ये हमने भी देखा है, लेकिन उसका जो बड़ा कॉन्फिडेंट है वो इसका जो है सबसे ज्यादा यही है, फॉरेन मिनिस्टर ही इसका नंबर 2 माना जाता है। हालांकि पहले उसका मेडवेडेव था, जो वो कभी वो उसको प्रेसिडेंट बनाता था, खुद प्राइम मिनिस्टर बनता और बाद में ये प्रेसिडेंट बनता था ये। लेकिन यही दो लोग जो है जो इस सारे पॉलिट ब्यूरो में सबसे अहम है, खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स में वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर का ही ज्यादा मानता है। इसके अलावा पुतिन की एक थिंकिंग है, उसको लगता है जो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ है उससे हर्ट सेंटिमेंट उसके हुए, वो उस सोवियत यूनियन की वो जो पास्ट ग्लोरी है उसको रिगेन करना चाहता। यही वजह है उसने पहले जो है आपने देखे क्रीमिया में किया, बेलारूस उसके साथ है, कुछ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मैक्सिमम उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा अजरबैजान और आर्मेनिया में जो झगड़ा चला उसमें ही यही एक गारंटर बन गया, वो अपना जो है उस चीज को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हालात तो बहुत बदल गए हैं, ये देखना है आइंदा उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। क्योंकि यूरोप में जो कंट्रीज है, जो पार्ट था सोवियत यूनियन का, जो पार्ट यूरोप में था, उनमें अक्सर जो है वो आए या उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन की, कुछ नाटो ज्वाइन कर रहे, जॉर्जिया जैसे था, इसमें सिर्फ बेलारूस और एक दो कंट्रीज ने नहीं किया है। अच्छा शेख साहब, वापस मैं भारत से मुताल्लिक एक सवाल करता हूँ। जर्मन चांसलर ओलफ शोल्ज के साथ प्रेस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर जिसमें साथ में थे, उसके बारे में बाकायदा जर्मन सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई सवाल नहीं लेंगे, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। भारत का मीडिया का जो रैंकिंग है आजादी का, वो काफी डाउन है, 142 और 150 तक आ गया। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एज ए जर्नलिस्ट एक लंबे अरसे से आपको तजर्बा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई कि प्रेस के सामने भी हैं लेकिन सवाल नहीं लेंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट ऑब्जर्वर? देखिए उनको लगता होगा शायद कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो गए वो यूक्रेन रिलेटेड हो, सबसे ज्यादा यही उसका ये था कि उसमें कहीं ना कहीं एक दो बार ये, हालांकि वो एक टाइट रोप से चल रहे हैं, एक पोजीशन ली है, उसको वो इससे वो डिविएट नहीं करना चाहते। इसीलिए शायद वो एक सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन के मसले पर हसास मसला है, उनके लिए भी हमारे लिए भी हसास मसला है। जैसे आपने कहा इसके रिपरकशन सारी दुनिया में पड़ रहे हैं, गुंदम के जो है भाव बढ़ रहा है सारी दुनिया में। इसके अलावा ये यूरिया की जो पोटैश और दूसरे जो है इसके क्राइसिस भी हो रहे थे, बिकॉज दे वर मेन सप्लायर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ, यूक्रेन भी था या बेलारूस भी था या उस सिलसिले में। इसलिए शायद ये मेन रीजन था कि वो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उन्होंने जो रिटन स्टेटमेंट है उसी पर इफादा किया है। दूसरी बात जो है ये है कि प्रेस फ्रीडम के बारे में जो रिपोर्ट आया है, इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कई सालों से एक तशवीश है। वो कहती है प्रेस में कहीं ना कहीं इसमें जो है
उसकी जो फ्रीडम है उसको फ्रीली नहीं अपना काम करने दे रहे हैं। इस पर कई बाहर के जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी कई बार इसको कंसर्न को किया है, लेकिन हुकूमत हिंद ने बार बार कहा यहाँ पर जो है एक वास्ट मीडिया है और हजारों के तादाद में पेपर जो है मुख्तलिफ लैंग्वेज में है, वीडियो चैनल्स है, टेलीविजन चैनल्स है। ये जो है यहाँ पर जो है बेसिक फ्रीडम है, लेकिन उस हद तक ये नहीं होना चाहिए जिससे जो मुल्क की जो इंटेग्रिटी है और सॉवरेनिटी पर आंच आ जाए। ये उन्होंने बार बार उनको भी कहा। अच्छा, ये ऐसा नहीं लगता कि अभी पिछले दिनों जब हमारे विदेश मंत्री अमेरिका में थे, वहां कुछ प्रेस के लोगों ने सवालात किए तो ये हकलाने लगे, जवाब नहीं दे सके मुल्क के अंदर के कुछ हालात पर। उस तरह के सवालों से बचने की कोई कोशिश नहीं थी आपको? देखिए, अगर आपने देखा जयशंकर जी ने वहां पर भी यही कहा कि आप अपने पहले देखिए आप क्या कर रहे हैं, फिर हमें सबक सिखाइए। उन्होंने ये एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, यानी कि उन्होंने कहा उनको कि हाँ, ये जो हमारी बात तब कीजिए जब अमेरिका में भी जो वायलेशन हो रही है, रेसिज्म की बात उसने की। हालांकि उनकी कंट्रीज में है, जिस कंट्री के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, फाइनली उन्होंने एक स्टैंड उनको भी कहा कि आप हमारे मामलात में दखल मत दीजिए, क्योंकि आप अपने पर भी ये देखिए कि पहले आपके यहाँ क्या क्या फ्रीडम है। वो जो है, ये जो सेंसिटिव मसाइल होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज का जो है वो एक इशू तो बनाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इस्लामोफोबिया या दूसरे मसाइल पर वो उनके भी डबल स्टैंडर्ड्स है। वो भी वही उसमें वो जो है, अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा जो कुरान शरीफ के बर्निंग पर या कैरिकेचर्स बनाए जा रहे हैं तो ये कहते हैं ये हमारी फ्रीडम है। वो उस वक्त सेंटिमेंट्स दूसरों को ये नहीं करते हैं। इसलिए जब तक कि अच्छा, वहां पर भी आप देखिए रिफ्यूजीज के मामले में यही इशू बन गया है, उसमें भी सिलेक्टिव रहते हैं। अब सीरियन रिफ्यूजीज को इतना नहीं है जितना वो इनको कर रहे हैं, इसलिए ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। और यही है, जब तक वो अपने आप को भी सही नहीं करेंगे तो दूसरे के साथ क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा शेख साहब, अभी पिछले 1-1.5 महीने में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि यूक्रेन जंग के बाद भारत को कुछ मुल्कों को गेहूं बेचने का या दूसरे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। क्या आपको लगता है भारत को यूक्रेन जंग से कुछ कारोबारी फायदा वाकई कुछ हो रहा है? क्या वो सब्सटेंशियल है या किस तरह से है? आप इसको देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इंडिया के पास सरप्लस जो है ज़खायर है अनाज के, ये तो है। दूसरी बात, ये जो मेन सप्लायर्स जो थे गंदम के वो रशिया और यूक्रेन था, जिसकी वजह से कलर भी हो गई है और इसके प्राइसेस जो है थोड़ा बहुत अब भी हो गए। लेकिन ये जो है अभी तक जो सिचुएशन है जंग की सूरत में, हम हालात तो वही है ना, जंग ही चल रहा है ना। जंग के बाद क्या होगा, जंग के बाद यूएस ने या यूरोपियन कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाए रशिया पर, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, और क्या यूक्रेन को रिबिल्ड होने में, रिकंस्ट्रक्शन में साल लगेंगे अगर उनको सैंक्शंस रहे। हालांकि पूरे सैंक्शंस ऑयल और दूसरे चीजों पर अभी भी इतना नहीं लगा सैंक्शंस उनको, वो बराबर चल रहा है। तब ये सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो है, हम सारा कुछ जंग बराबर जारी है, इसके ख़त्म होने के बाद ही इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, सैंक्शंस का कितना इम्पैक्ट होगा, फिर इसकी बात की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने 2-3 बातें बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और जो बात आप अब से पहले कहते रहे हैं कि ये जंग पुतिन ने ही शुरू की है, पुतिन ही खत्म करेंगे, ये एक आप कंसिस्टेंटली एक बात कह रहे हैं और ये बात बाकायदा महसूस भी हो रही है। दूसरी बात, ये लोग अब अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि उसको फेस सेविंग चाहिए। कोई फेस सेविंग के बगैर कैसे निकलेगा वो? इतनी बड़ी कंट्री जो कोल्ड वार के दौरान सुपर पावर माना जाता है,
अगर उसको इस छोटी सी कंट्री में एक किस्म की उसको डिफीट जैसे वो उसके लिए मॉरल डिफीट है, उसको कोई कल मानेगा ही नहीं, कोई कंट्री उसके लिए। इसलिए उसको ये जो है उनका जो ग्रुप है, जो बहुत सारी कंट्रीज अभी भी रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, अगर इनको यहाँ पर बड़े भाई को ही झटका लगा तो छोटे कंट्रीज का क्या हाल होगा। जी जी जी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब चीन और रूस नजदीक आ रहे हैं, अमेरिका चीन और रूस को अलग करना चाह रहे हैं, ईरान एक ताकत इलाके में हो रहे, पाकिस्तान भी करवटें बदल रहा है। तो खैर ये और दूसरी बात जो आपने बहुत ही अहम कही, वो भारत जो है वो न्यूट्रल अपनी पोजीशन बनाए हुए है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात ना लेने की ये वजह रही हो। इसके अलावा आपने ये भी बताया कि ये गेहूं का चूंकि वहां से प्रोडक्शन यूक्रेन से और रूस से एक्सपोर्ट बहुत मुल्कों को होता रहा है, इस वक्त जंग की हालत है, कुछ भी कहना मुश्किल है। आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसका क्या असर होगा, पाबंदियां ठीक से लगा भी नहीं पा रहे हैं तेल और खासतौर पर एनर्जी के सिलसिले में। तो ये बहरहाल आने वाले वक्त में हालात देखने होंगे कि किस तरह से ये जंग आगे बढ़ती है या कब खत्म होती है, कैसी सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।